नमस्कार मेरे भाई सभी को। एसएससी जीडी में हर साल लगभग 30% बच्चे फिजिकल और मेडिकल आउट हो जाते हैं। एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेने के लिए फिजिकल और मेडिकल भी उतना ही जरूरी होता है जितना आपका सीबीटी एग्जाम होता है। बहुत सारे बच्चे बहुत मेहनत करके सीबीटी एग्जाम निकाल लेते हैं, लेकिन लास्ट में वो फिजिकल और मेडिकल आउट हो जाते हैं। वही वो 30% बच्चे होते हैं जो पहले से नहीं जानते कि फिजिकल और मेडिकल में क्या होता है। मैं आपको बता दूं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनको सॉर्ट आउट किया जा सकता है अगर हमें समय रहते पता चल जाए। तो हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। अगर आप एसएससी जीडी की 2026 की तैयारी कर रहे हैं या 2025 में मेडिकल देने वाले हैं, तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत जरूरी होने वाली है। शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहना ताकि आप हर छोटे से छोटे स्टेप को समझ पाओ और हर उन बात को समझ पाओ किनको सॉर्ट आउट किया जा सकता है और किसको सॉर्ट आउट नहीं किया जा सकता, और आपके सिलेक्शन में ये वीडियो एक अहम योगदान निभा पाए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप एसएससी जीडी 2026 की तैयारी कर रहे हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। स्मार्ट विंग्स के नाम से है। इसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि यहाँ पर आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स का कोर्स फ्री में मिलेगा, उसकी पीडीएफ मिलेगी, एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे और प्रैक्टिस सीट मिलने वाली है। साथ के साथ में आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे जो मैथ का फ्री कोर्स होगा वो इसी YouTube चैनल में मिलेगा। आप देखोगे प्लेलिस्ट बनी होगी, आप देखोगे कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स फ्री में आपको पढ़ाया जाएगा। देखो, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, ये आपका परसेंटेज है, और इसी प्रकार से यहाँ पे ऑल चैप्टर आपको मिलेंगे पूरी की पूरी। अगर आपको सारा का सारा कोर्स एक जगह देखना है तो इस वाली प्लेलिस्ट में आप चले जाना, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं मेडिकल की। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें क्या करना है। देखो, हम किन किन चीजों के बारे में जानेंगे। देखो, फिजिकल के स्टैंडर्ड जानेंगे और मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में जानेंगे। हम आई टेस्ट से रिलेटेड चीजें जानेंगे। हम ये जानेंगे कि मेडिकल में कौन कौन से टेस्ट बच्चे के साथ कराए जाते हैं। हम यहाँ पर उसके कान की, आंख की, नाक से जो भी प्रॉब्लम होती है उन सब प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे, उनका सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। ऐसी अयोग्यता के बारे में बात करेंगे जिससे बंदा परमानेंट अनफिट हो जाता है, और कुछ ऐसी अयोग्यता भी है जिससे परमानेंट अनफिट हो जाता है लेकिन उसका समय रहते पता चल जाए तो सॉल्यूशन किया जा सकता है। और कुछ विशेष स्थितियों में जो चेकअप होते हैं उन चेकअप के बारे में वन बाय वन बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल के। फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं, आप एससी से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे एसटी नहीं है ये, आप एससी से बिलोंग करते हैं, तो आपकी हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर अगर आप मेल हो। अगर आप फीमेल हो तो आपकी 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यहीं आपकी मैं बात करूं, मेल कैंडिडेट में आपकी जो चेस्ट है वो 80 होनी चाहिए और फुलाने के बाद में 85 होनी चाहिए, और वेट आपका एज के अनुसार होना चाहिए, हाइट और एज के अनुसार। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हम पता कैसे करें ये वेट किस प्रकार से होगा। तो मैं यहाँ पे आपको एक टेबल दे देता हूं, उस टेबल में आप अपना वेट चेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, एक बच्चा है जिसकी हाइट है 5 फीट 9 इंच, यानी कि 175 सेंटीमीटर हाइट है। तो यहां पर जो उसका वेट है वो 65.3 से 79.8 होना चाहिए लड़के का। किसका? ये मैन के लिए। और फीमेल के लिए कितना होना चाहिए? यहाँ पे 59.4 से 72.6 मैक्सिमम होना चाहिए। ये मिनिमम और ये मैक्सिमम इसके बीच होना चाहिए। अब बात ये आती है, तो बच्चा क्या डाउट होता है, सर मेरा तो मान लो ये 79 नहीं, ये 80 है या 81 है, क्या मुझे रिमेडिकल दिया जाएगा या मुझे पास कर दिया जाएगा? देखो बेटा, अगर आपके वेट में एक आध किलो का वेट का अंतर है तो बोलते हैं, अगर ज्यादा है तो ठीक है थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना, कम हो जाएगा। और कम है एक आध किलो, ज्यादा नहीं, एक आध किलो कम है तो आप खा पी लेना। लेकिन यही गैप 4-5 किलो हो जाता है तो आपको रिमेडिकल दिया जाता है। उस रिमेडिकल के समय तक आप अपना वेट क्लियर कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है बातें। अब वापस बात करते हैं हाइट की। यहाँ पे अलग अलग स्टैंडर्ड की हाइट होती है। जैसे आप समझ सकते हो कि अगर हम एसटी से बिलोंग करते हैं तो 162.5 होती है और फीमेल की 150 होती है। इसी प्रकार से हम नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर 157 मेल की होती है, 147 पॉइंट फीमेल की होती है। तो अगर हम इसी प्रकार से ऑल शेड्यूल्ड ट्राइब्स कास्ट लेफ्ट विंग द एक्सट्रीमल अफेक्ट डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट अफेक्ट हो रहे हैं उनसे बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे 160 सेंटीमीटर और 147, ये 160 मेल की और 147.5 फीमेल की।
अगर हम बात करते हैं, हम यूटी से बिलोंग करते हैं, यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हैं, हम कुमायूं है, गढ़वाली है, डोगरा है ना, महाराष्ट्र है, मराठा है या फिर डोगरा है, तो अगर इनसे बिलोंग करते हैं, हम असम से, हिमाचल प्रदेश से, जम्मू से बिलोंग करते हैं, लद्दाख से बिलोंग करते हैं, तो हमारी हाइट होनी चाहिए कितनी, 165 मेल की और 155 फीमेल की। इसी प्रकार से हम बात करते हैं कैंडिडेट हीलिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, अरुणाचल प्रदेश, आपका मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, यहाँ पर क्या हाइट होनी चाहिए आपकी, 162.5 और 152.5, ये मेल की और ये फीमेल की। ठीक है, इतनी बात हो गई हाइट की। अब बात करते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि जो आपकी रनिंग होती है उसकी बात करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम रेस की बात करें, हम पहले बात करते हैं मेल की रेस की। ठीक है, किसकी बात करते हैं, मेल की रेस की। यहाँ पे आपको जो मेल को रेस करनी पड़ेगी, वो रेस करनी पड़ेगी कितनी, 5 किलोमीटर 24 मिनट में। ठीक है, 5 किलोमीटर 24 मिनट में। और जो फीमेल है उसको रेस करनी पड़ेगी 1.6 किलोमीटर कितने मिनट में, आप बोलोगे सर 8.5 मिनट में। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये आप किसी भी रीजन से बिलोंग करते हो आपको ये रेस कंप्लीट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हो, देखा ना, फॉर कैंडिडेट ऑफ लद्दाख और आप मेल हो तो 1.6 किलोमीटर की दौड़ 7 मिनट में करनी है, लड़की के लिए 800 मीटर की दौड़ 5 मिनट में करनी है। ये तो था आपका फिजिकल। उम्मीद करता हूं सबको चीजें समझ आई होगी। अपना फिजिकल स्टैंडर्ड आप चेक कर सकते हो। अगर फिजिकल स्टैंडर्ड में फिट नहीं हो तो बेटा आप अपना टाइम वेस्ट मत करना, मेरी ये पर्सनली सलाह आप सभी को है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सर, विजन और आई स्टैंडर्ड। देखो, यहाँ पे आपके दो विजन चेक करता है, एक तो नियर विजन चेक करता है और एक आपका डिस्टिंक्ट विजन चेक करता है। दोनों में आपकी अगर आई बेटर है तो आपका क्या होगा, 6/6 जिसको बोलते हैं वो आपकी बेटर आई होगी। और जो आपकी वरेस आई है वो 6/9 होनी चाहिए, 6/9 होनी चाहिए। आपके अंदर यहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए और स्क्विंट नहीं होनी चाहिए और नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। अब ये कलर ब्लाइंडनेस, स्क्विंट और नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है, ये नियर विजन और डिस्टिंक्ट विजन कैसे चेक करता है, मैं ये सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ते हैं। देखो, आपको जब आप मेडिकल टेस्ट में जाते हो, आपके सामने एक ऐसा बोर्ड लगा होता है जिसके अंदर लाइट जली होती है। आप उस बोर्ड से 6 मीटर दूर होंगे या हम बोल सकते हैं 20 फीट दूर होंगे और सामने वाला आपको बोलेगा कि इस लाइन को पढ़ के बताओ या इस लाइन को पढ़ के बताओ। अब ध्यान से बात समझना, अगर आप इन दोनों लाइनों को पढ़ देते हो, इन दोनों लाइनों को पढ़ देते हो तो आप मेडिकली फिट हो। लेकिन अगर आप इन दोनों में से लाइनों को नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप मेडिकली फिट नहीं हो। मतलब अगर आपने सिर्फ ये वाली लाइन पढ़ी, देखो ये तो सब पढ़ रहे होंगे, ठीक है, आपने ये वाली लाइन पढ़ी, ये 9 का मतलब है कि आपकी जो आई साइट है वो 6/9 है। और अगर आपने लास्ट वाली पढ़ दी तो यानी कि 6/6 है। आपने ये वाली ही पढ़ी, ये वाली लाइन पढ़ी तो यानी कि 6/12 है, इसमें आप रिजेक्ट हो जाओगे। ध्यान से बात को समझो। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर क्या इसको रट ले, नहीं बेटा, ये डिफरेंट डिफरेंट होता है, हर जगह अलग अलग बना होता है, तो उसमें आप रट नहीं सकते। नेक्स्ट देखना ध्यान से। अब यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस की अगर मैं बात करता हूं, यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस की भी आपकी 3 स्थितियां होती है। 3 स्थितियां क्या होती है, आंखों को रंग नहीं पहचान पाते आप। जैसे एक स्थिति होती है आप रेड और ग्रीन कलर में अंतर नहीं बता पाते, दूसरी क्या होती है आप ब्लू और येलो कलर में अंतर नहीं बता पाते, और तीसरी होती है कंप्लीटली कलर ब्लाइंडनेस, यानी कि आपको यहां पर सारे कलर व्हाइट और ब्लैक में दिखाई देंगे। तो इन 3 कलर ब्लाइंडनेस होती है। और इसको आप देखोगे कैसे, चेक कैसे करोगे, आपको देखोगे वो चेक करने के लिए आपके सामने ऐसे नंबर्स ला देते हैं और वो बोलते हैं पढ़ के बताओ। जैसे आप अगर देख पा रहे हो कि ये आपके सामने 9 है, ऐसा डाटा है, तो कितना है, ये 9 है। ये आपके सामने कितना है, आप बोलोगे सर ये 8 है, हाँ या ना। ये आपके सामने कितना है, 7 है। अगर आप इनको पढ़ पा रहे हो तो कलर ब्लाइंडनेस नहीं हो। ये आपके सामने कितना है सर, आप बोलोगे सर ये 12 है। ठीक है, ये कितना है, ये आपका 14। ठीक है, मैं देख पा रहा हूं, ये कितना है, ये आपका 15 है। तो अगर कोई बच्चा इनको नहीं पढ़ पा रहा है तो वो कलर ब्लाइंडनेस है। इसका प्रैक्टिस से तो सॉल्यूशन है, बाकी नहीं तो आप इसके लिए परमानेंट अनफिट होंगे कलर ब्लाइंडनेस के लिए। ठीक है, हाँ, एक बात और समझना, आप इसमें भी आप परमानेंट अनफिट हो जाओगे। लेकिन यहां पर अगर आप इसको पढ़ पा रहे हो, गलती से मान लो इसको नहीं पढ़ पाया, तो आप मेडिकल एग्जामिनेशन करा सकते हो, बट फिर भी आप अनफिट ही रहोगे अगर नहीं कर पा रहे हो तो।
अब आगे बढ़ते हैं ध्यान से। ये जो स्क्विंट होता है इसको क्या बोलते हैं, भेंगापन बोलते हैं, भेंगापन। जैसे आपने देखा होगा किसी बच्चे को या किसी व्यक्ति को आपने ऐसे को देखा होगा जो एक आंख से तो सीधा देख रहा होगा और एक आंख से उसको तिरछा देख रहा होगा। मतलब ऐसा हो सकता है कि वो देख इधर रहा हो और उसकी आंखों की नजर आपको दिख रही हो कि सामने है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, भेंगा। जैसे ये बच्चा अनलकली भेंगा है, स्क्विंट इसकी आंखों में है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमारी एक आंख छोटी बड़ी है, छोटी बड़ी मतलब किसी भी वजह से चोट लगने से पलक पे चोट लग गई तो वो आंख की पलक नीचे झुक गई, क्या हम मेडिकली अनफिट हैं? नहीं बेटा, आप मेडिकली फिट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चोट लगने से थोड़ी बहुत पलक आपकी झुक गई तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। और जो ये स्क्विंट होता है ये होता है, अगर आपके अंदर स्क्विंट है तो आप मेडिकली अनफिट हो, यानी कि यहां पर आप परमानेंट अनफिट हो जाओगे। ठीक है, आपको रिमेडिकल के लिए नहीं बोलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अब यहां पे हम बात करते हैं नाक की, कान की और गले की। ठीक है। अच्छा, यहां पर आपका जो सामान्य श्रवण स्तंभ बिना हियरिंग ऐड के सुनना चाहिए, यानी कि आप बड्स लगाए बिना आपको नॉर्मली चीजें सुनाई देनी चाहिए। कान में आपका कोई भी पुराना संक्रमण ना हो, मवाद ना हो, इसलिए कान को आपको टेस्ट करा लेना है, साफ करा लेना है। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्या है, देखो यहां पर इस बात को समझना। गले में जो आपके गंभीर है ना, वो क्या बोलते हैं, टोंसिल, आपने देखा होगा, तो टोंसिल नहीं होने चाहिए। यहाँ पे ये डीएनएस, ये आपको नहीं पता होगा, ये डीएनएस क्या होता है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ ये डीएनएस क्या होता है, ध्यान से चीजों को समझना। देखो, आपने देखा होगा, बहुत लोगों से सुना होगा कि नाक की हड्डी बध गई, नाक की हड्डी बड़ी हो गई। एक्चुअल में उसको डीएनएस बोलते हैं। अब ये डीएनएस का सॉल्यूशन है, अगर समय से आप इसका इलाज करा लो। देखो कैसे, आपकी नाक की हड्डी, जो ये बीच वाली हड्डी होती है, ये तिरछी हो जाती है, तिरछी होती है, या ये ऊपर से उठी होती है, बढ़ जाती है, इसको बोलते हैं कि डीएनएस। हाँ, इसका एक अगर हम समय रहते ऑपरेशन कराए तो इसको ठीक किया जा सकता है। तो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, पहले से पता नहीं होता, और जब पहले से पता नहीं होता तो वहां पे जाकर मेडिकली अनफिट हो जाते हैं। रीमेडिकल भी दिया जाता है, लेकिन इतना समय नहीं होता कि हम इसको ऑपरेशन करा के इसको पहले से ठीक करा ले। तो पहले से मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, जिस बच्चे को ये प्रॉब्लम है एक बार चेक करा के अभी से अपना ऑपरेशन करा ले। कोई ज्यादा खर्चा नहीं आता कि बहुत बड़ा खर्चा आता है ऑपरेशन में, नॉर्मली ऑपरेशन है, 4-5 दिन में आप बिल्कुल हेल्दी हो जाते हो। ठीक है, तो ये जरूर करा लेना। अब बात करते हैं हम, सर बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमसे चेक कराने के लिए कहा जाता है। जैसे आपके कैरिंग एंगल को चेक करा जाता है, आपके नोकनी को चेक, वन बाय वन सारी चीजें बताऊंगा ना। फ्लैट फीट चेक किया जाता है, वेरिकोज वेन चेक किया जाता है, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। स्क्विंट के बारे में बता चुका हूँ, कलर ब्लाइंडनेस के बारे में बता चुका हूँ। यहाँ पे आपके हार्ट लंग डिजीज चेक की जाती है, और यहाँ पे आपका किया जाता है मिर्गी और मानसिक रोग भी चेक किया जाता है। ध्यान से बात समझना, ये एक्चुअल में ये जो चीज है, ये उनको साथ के साथ नहीं पता चलती, ये धीरे धीरे पता चलती है। लेकिन अगर आप वहां पे मान लो आप जॉब में चले गए और आपको मिर्गी आ गई ट्रेनिंग के दौरान, मिर्गी आने लगी, तो आपको डिस्क्वालीफाई करके घर भेज देंगे। आपको मानसिक रोग है ट्रेनिंग के दौरान, पता चल जाएगा ट्रेनिंग के दौरान, तो आपको डिस्क्वालीफाई करके घर भेज देंगे। तो जिन बच्चों को ये है वो परमानेंट अनफिट है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, अब दूसरी चीज, ध्यान से बात समझो, अब एक एक वन बाय वन इन चीजों को समझते हैं। ये कैरिक एंगल क्या होता है, आपकी जो भुजाएं होती है इनमें कितना एंगल होता है आप देख सकते हो। ये एंगल आपको मैं बता दूं, पुरुषों में तो 5 डिग्री से 15 डिग्री होना चाहिए, और महिलाओं में 10 से 18 तक चल जाता है, लगभग 10 से 18 तक। फिर भी अगर मैं इसका बात करूं, ये 5 से 15 ही नापा जाता है। अब देखो यहां से, जैसे आप भुजा को ऐसे करके खड़े हो गए, तो ये यहां से एंगल ये ऐसे चेक किया जाता है, ये एंगल। अगर ये एंगल आपका 5 से 15 के बीच में है तो आप फिट हो। जैसे यहाँ पे ये 30 डिग्री है तो आप फिट नहीं हो। अच्छा, ये माइनस में है, -5 डिग्री है तो भी आप फिट नहीं हो। ये -15, देखा ना, कुछ कुछ लोगों की ऐसे ऐसे होता है, ऐसे करके, है ना, आप देखोगे ऐसे करके होते हैं हाथ, तो वो भी अनफिट होते हैं। ठीक है, वो भी अनफिट हो, कुछ के ऐसे बाहर होंगे, आप देख पा रहे होंगे, तो वो भी अनफिट होते हैं। तो क्या होते हैं, नॉर्मल ये 15 डिग्री वाला फिट होता है। आप देख सकते हो, अगर आपको दिख रहा है कि ज्यादा झुकाव बाहर की हो रहा है, ज्यादा झुकाव अंदर की है, एक बार डॉक्टर से चेक जरूर करा लेना। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नोकनी की। नोकनी जिसको घुटने भिड़ना बोलते हैं, देखो ध्यान से, ये 3 इमेज आपके सामने है, इसमें ये एक नॉर्मल नोकनी है, नॉर्मल, यानी कि देखो यहाँ पे घुटने नहीं लग रहे हैं, नॉर्मल स्टेट है पैर, है ना, देख रहे हो आप, स्टेट है।
अब यहाँ पे देखो नोकनी क्या हुआ, आपने देखा ये जो पैरों के घुटनों का झुकाव है ना, ये अंदर की ओर है, अंदर की ओर है। अगर ये अंदर की ओर है तो ये आप अनफिट हो, लेकिन इसको थोड़ा सा ठीक किया जा सकता है एक्सरसाइज की वजह से। अगर आपके अंदर ये है तो आप अभी से एक्सरसाइज करनी स्टार्ट कर दो। यूट्यूब पे बहुत जगह आप नोकनी की एक्सरसाइज देखोगे, आपको मिल जाएगी। अगर आपका झुकाव बाहर की ओर है, बाहर की ओर है, तो आप इसमें भी एक्सरसाइज के थ्रू इसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर आप साथ के साथ जाओ, आपने कभी चेक नहीं कराया और आप मेडिकल देने चले गए और वहां पे आपको ये मिल गया, तो उन्होंने रिमेडिकल तो देंगे, मान लो उन्होंने रिमेडिकल दे भी दिया, पर आप रिमेडिकल में पास नहीं हो पाओगे, आप परमानेंट अनफिट ही रहोगे, क्योंकि इसको ठीक करने के लिए आपको एक लंबा समय चाहिए, 5 महीने 6 महीने, इतना समय कम से कम चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो अगर आपके साथ में ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप अभी से अपनी इसको ठीक करने की कोशिश करना। तीसरा होता है बेटा फ्लैट फीट। अच्छा, फ्लैट फीट भी आपको परमानेंट अनफिट करता है, क्योंकि ये जो फ्लैट फीट है, आप देख रहे हो कि ये वाला फीट फ्लैट है और इसमें यहां पर कर्व है, ये भी आपका क्या होता है, परमानेंट अनफिट करता है। अब यहाँ पे परमानेंट अनफिट क्यों होता है, क्योंकि पहाड़ी एरिया में आपको चढ़ने में दिक्कत होती है ना, चढ़ नहीं पाते हो फ्लैट फीट में। ठीक है, तो ये आपका क्या है, परमानेंट अनफिट है और ये आपका फिट है। लेकिन इसमें देखो, मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप इसको ठीक कर सकते हो, बट थोड़ा बहुत चांस हो सकता है ठीक करने का, थोड़ा बहुत चांस हो सकता है अगर ट्राई करोगे, है ना। वो बॉल के ऊपर जैसे मान लो ये बॉल है और पैर को आप इसे डेली एक्सरसाइज करोगे ऐसे, तो यहाँ पे कर्व बनना स्टार्ट हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ठीक हो जाएगा, बट हो सकता है। चेक कैसे करना है आपको, आप अपने पैर को गीला करो और जमीन पे देखो, अगर ऐसी इमेज बनी है आपकी जमीन पर तो आप क्या हो, फ्लैट फीट हो। अगर ऐसी कर्व वाली इमेज बनी तो आप फ्लैट फीट नहीं हो, आप बिल्कुल फिट हो। तो ट्राई कर सकते हो, अगर आपके अंदर ऐसा है तो ठीक होने की कोशिश कर सकते हो। लक है आपका कि आप ठीक होगे या नहीं होगे, लेकिन उन दोनों केस में आप ठीक हो सकते हो। अब देखो वेरिकोज वेन, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे इस वेरिकोज वेन में कंफ्यूज होते हैं। जैसे मान लो, ध्यान से देखना यहाँ पर, मान लो मैं बोलूँ एक नस है, एक ही नस है और वो ऐसे उठी हुई है यहाँ पर थोड़ी सी, क्योंकि आपने देखा होगा जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनकी नस फूल जाती है थोड़ी थोड़ी, है ना, वे बाहर आ जाती है। तो वो मेडिकली अनफिट नहीं है। मेडिकल अनफिट वो कौन सा है, जो यहाँ पर देखो गांठें बना जाती है, देखो ये गांठें बना दी, ये वाला एरिया, है ना, गांठ का रूप ले लेती है, वो अनफिट है। ध्यान से बात समझ लेना, अनफिट कौन सा है, जहां पर ये गांठ का रूप यानी कि एक गुच्छे का रूप ले लेती है, वो अनफिट है। अगर एक स्ट्रेट लाइन वाली नर्व आपकी उठी हुई अलग अलग है, वो अनफिट नहीं है, ध्यान रखना। इसका एक बात और सुन लो, इसका अगर आप समय रहते इलाज करा लो, मान लो अब आपके पास आप भर्ती 6 महीने का समय है आपका, 6 महीने 8 महीने का कम से कम एटलीस्ट समय है, इसका आप ट्रीटमेंट करा के इसको ठीक कर सकते हो। लेकिन अगर आप साथ के साथ करोगे तो आप पकड़े जाओगे। क्यों पकड़े जाओगे, क्योंकि यहाँ पे निशान होंगे, और निशान होंगे तो आप बताओगे क्या। मान लो आपने लेफ्ट पैर में बताया, अब लेफ्ट पैर में क्या बताओगे, सर कैसे चोट लगी, जल गया, कैसे जल गया, बाइक चला रहे थे, लेकिन बाइक तो जलेगा तो राइट जलेगा, लेफ्ट थोड़ी जलेगा। तो ये बात ध्यान रखना, इसका आपका पहले से आप इसका ट्रीटमेंट करा सकते हो, इसको ठीक किया जा सकता है, नहीं तो आप परमानेंट अनफिट हो। अगर उनको थोड़ा सा भी डाउट हुआ और इसका टेस्ट करा लिया तो पता चल जाएगा कि आपके अंदर ये आपका क्या बोलते हैं, वेरिकोज नर्व है, पता चल जाएगा। इसलिए क्लियर रहना कि आपको अगर ऑपरेशन कराना है तो बताना नहीं, और पहले से कराना है ताकि वो निशान खत्म हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ो। अब देखो कुछ स्पेशल केस है यहाँ पर मेडिकल के, कि आप यहाँ पर टैटू आपके ऊपर नहीं होना चाहिए शरीर पे, अगर है तो अभी से जाके ठीक करा लो, या तो उसको मतलब मिटवा लो, मिटवा लोगे तो चल जाएगा। अच्छा, कोई भी प्रीवियस मेजर सर्जरी ना हो रही हो, मतलब जैसे कि आपका पैर टूट रहा हो, है ना, या कोई और कॉम्प्लिकेशन वाली सर्जरी हो, आपका पैर टूटा, ठीक है, पैर टूटा तो चल जाएगा, पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर पैर टूटने के बाद में उसमें टाके लगे हो, वो तिरछा हो रखा है, जैसे कि टूटने के बाद हाथ तिरछा हो जाता है ना बहुत बच्चों का, वो रखा है, या हाथ में तिरछा हो रखा है, तो वहां पे आपको पता चल जाएगा, वहां पे आप अनफिट हो जाओगे। दूसरा, कुछ बच्चों के रोड डली होती है, रोड, अगर वो ट्रीटमेंट बहुत पहला हो रखा है और रोड डली हुई है तो ठीक है, उनको नहीं पता चलेगा। लेकिन वो अभी आसपास में हुआ है तो पता चल जाएगा। क्यों, क्योंकि वो निशान देखेंगे, निशान देखेंगे, पूछेंगे, पूछेंगे तो आप बताना पड़ेगा। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको कोई नहीं बताता, इसके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा, है ना, ऑर्थोपेडिक वाले के बारे में, है ना। आपको एचआईवी नहीं होना चाहिए, आपको हेपेटाइटिस नहीं होना चाहिए, आपको टीबी नहीं होना चाहिए, ये 3 बीमारी नहीं होनी। इनका चेक होता है ब्लड टेस्ट में, एचआईवी का भी चेक होगा, हेपेटाइटिस का आपका चेक होगा, और यहाँ पे टीबी का आपका एक्सरे कराया जाएगा, चेस्ट का एक्सरे, जिसमें आपके लंग्स का एक्सरे होगा, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं इसकी ऑर्थोपेडिक। अच्छा, ऑर्थोपेडिक से पहले मैं आपको बता दूं आपका बीपी। देखो, ये तो नॉर्मल बीपी होता है, नॉर्मल होता है ना, ये नॉर्मल होता है, ये लोअर केस होता है और ये अपर केस होता है। यानी कि आपका बीपी अगर यहां से 90, 140 90 है, 100 160 है, 120 80 है तो चल जाएगा। लेकिन अगर इससे ज्यादा या कम है तो आप यहां पर आपको रिमेडिकल दे देगा वो। क्योंकि रिमेडिकल वो इसलिए देता है कि बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं मेडिकल के दौरान, तो उनका बीपी बढ़ भी सकता है, बीपी घट भी सकता है, रिमेडिकल दे देता है। तो उस रिमेडिकल में आप चेकअप करा के कर सकते हो। लेकिन फिर भी ऐसा है कि कुछ ऐसी एक्सरसाइज आप पहले से तैयार होके जाओ, कुछ ऐसी मेडिसिन होती है जो आपको ठीक रखती है आपके बीपी को, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर मैं ऑर्थोपेडिक की बात करूं, ये इंपॉर्टेंट है, ये बच्चों को नहीं पता होता है। देखो ऑर्थोपेडिक कहाँ कहाँ हो सकता है। जैसे देखो, आप देख रहे हो इस बच्चे का ये जो फिगर है, इसमें ये अंगूठा तिरछा है, ठीक है। इसमें ये भी अंगूठा तिरछा है। देखो, आप देख रहे हो, मिला रहे हैं, ये अंगूठे क्या है, ये अंदर की तरफ को झुके हुए हैं। किसकी तरफ को? अंदर की तरफ को। इनको ठीक किया जा सकता है, समय रहते पता चल जाए तो देखो ये दिख रहा है, ऐसे बैंड बांधने के बाद में इनको थोड़ा ठीक किया जा सकता है। तो आपके पास में अगर ये प्रॉब्लम है तो बेटा जरूर आप इस इलाज को करा लेना, नहीं तो आप वहां पे मेडिकली अनफिट हो जाओगे। और ये वाली प्रॉब्लम पता है क्या होती है? परमानेंट अनफिट कर देते हैं वो आपको, टेम्परेरी नहीं करते, या वो रिमेडिकल नहीं देते, वो इसको देखेंगे और देखने के साथ में सीधा सीधा परमानेंट अनफिट। क्यों? क्योंकि इसको 10 दिन में ठीक किया नहीं जा सकता, रेमेडिकल देके करेंगे भी क्या वो। हाँ, लेकिन अगर आप इसको करोगे तो 6 महीने साल भर में आप ऐसे एक्सरसाइज करोगे, ऐसे इसको बांधोगे, पट्टी को, एक बेल्ट आती है बांधने की, इसको बांधोगे तो ठीक हो सकते हो। देखो, जैसे अंगूठा है, अंगूठे का नाखून अंदर की तरफ झुका हुआ है, एक्चुअल में इसमें भी वो अनफिट कर देते हैं, अंदर की ओर है अनफिट कर देते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे आप एक एक्सक्यूज दे सकते हो, सर कि दौड़ते टाइम जूते में ठोकर लग गई थी, चोट लग गई थी, तो उसमें आप पास हो सकते, पूछेंगे वो आपसे। ये वाली फिंगर वाला केस देख रहे हो आप, फिंगर मुड़ी हुई है, तो ये परमानेंट अनफिट है। इसको या तो सीधा पहले से एक्सरसाइज करके कर सकते हो, ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो परमानेंट अनफिट है। ये वाला ये वाला केस भी क्या है, अगर ठीक कर पाओ एक्सरसाइजों से, आप किसी भी डॉक्टर से सलाह लेके ठीक कर पाओ तो ठीक है, पहले से समय रहते पता चलेगा तो कर पाओगे, नहीं तो आप परमानेंट अनफिट। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारी बातें समझ आ रही होगी, और वीडियो में मैंने एक बेहतरीन कंटेंट आपको दिया, हर चीज डिटेल से बताई। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। बस इतना सा आपको काम करना है कि ये वीडियो को आपको शेयर करना है, अपने हर दोस्त के पास पहुंचाना है जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है। और आपको ये सारी चीजें देख के एक बार अपने अंदर को जज कर लेना है कि मैं अभी एसएससी जीडी की तैयारी स्टार्ट करूं या ना करूं। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपको सॉर्ट आउट कर सकते हो, ज्यादातर चीजें ऐसी है जो सॉर्ट आउट कर सकते हो, तो आप सॉर्ट आउट करने की कोशिश करना। तो मिलते हैं ऐसी एक बेहतरीन वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।